सामने धुंध घाट गांव का साइन बोर्ड था, जो जंग और काई से इस कदर ढक चुका था कि धुंध तो साफ दिख रहा था, पर घाट के अक्षर मिट चुके थे। 32 साल का राघव जिला शिक्षा अधिकारी था, जिसकी आंखों के नीचे के काले घेरे उसकी रातों की अंधूरी नींद और उसकी गहरी टीस की गवाही दे रहे थे। 6 महीने पहले तक राघव की दुनिया में रंगों की कमी नहीं थी। उसकी 5 साल की बेटी पीहू, जिसकी हंसी दीवारों पर संगीत की तरह गूंजती थी। लेकिन एक मनहूस रात, तेज बुखार, पहाड़ी रास्तों की रुकावट और शहर के उस बड़े अस्पताल की वो इमरजेंसी खिड़की, जहां सिस्टम की औपचारिकता के बीच पीहू ने उसके हाथों में दम तोड़ दिया। अस्पताल में बेड की कमी और देरी, यही लिखा था उस कागज के टुकड़ों पर, जिसने राघव की जिंदगी के 2 टुकड़े कर दिए थे। राघव तब से खुद को फाइलों और सरकारी दौरों के बोझ में इस कदर दबा चुका था, उसे डर लगता था अगर वह शांत बैठा तो उसे पीहू की आखिरी पुकार सुनाई देगी, पापा घर चले। उसका तबादला इस दुर्गम पहाड़ी इलाके में हुआ था। उसका पहला काम था धुंध घाट के उस सरकारी प्राइमरी स्कूल की फाइल हमेशा के लिए बंद करना, जो सालों से तो कागजों पे चल रहा था, पर जमीन पर पूरी तरीके से खंडहर हो चुका था। सरकारी फाइल के मुताबिक स्कूल 10 साल से बंद है, क्योंकि गांव में अब एक भी बच्चा नहीं है। अजीब बात है। राघव ने जीप की स्टीयरिंग घुमाते हुए बुदबुदाया। पूरा गांव आबाद है, खेत हरे हैं, लोग दिख रहे हैं, पर बच्चा एक भी नहीं। क्या ये मुमकिन है? जीप गांव के मुहाने पर रुकी। वहां का सन्नाटा ऐसा था जिसे आप छू सकते थे। गांव की रास्तों पर ताजा कीचड़ था, पर उस कीचड़ में किसी छोटे पैर के निशान नहीं थे। हवा में सोंधी महक के साथ साथ कुछ पुराना, कुछ सड़ा हुआ घुला था। गांव का सरपंच बद्री प्रसाद अपनी लाठी टेकते हुए बाहर आए। उनकी आंखें चेहरे में धसी हुई थी, जैसे बरसों का डर उनमें जम गया हो। राम राम साहब, आप इस वक्त? शहर के बाबू यहाँ कम ही आते हैं। जी मैं शिक्षा विभाग से हूँ। मेरा नाम राघव है। स्कूल के मुआयने के लिए आया हूँ। सुना है वह सालों से बंद है, उसे आधिकारिक तौर पे सील करना है। राघव ने अपनी आवाज में कहा। सरपंच के चेहरे पर एक पल के लिए खौफ की ऐसी लकीर उभरी जो राघव की नजरों से छुप नहीं सकी। साहब, स्कूल तो वो तो अब बस पत्थर का ढेर है, वहाँ क्या देखेंगे? चलिए पंचायत घर चलिए, चाय पिलाते हैं आपको। चाय फिर कभी सरपंच जी, मुझे रिपोर्ट आज ही पूरी करनी है। स्कूल की चाबियां किसके पास है? राघव ने पूछा। सरपंच ने कांपते हुए हाथ से ऊपर पहाड़ी की चोटी की तरफ इशारा किया, जहां देवदार के घने पेड़ों के बीच एक पुरानी इमारत का सिरा दिख रहा था। साहब, सूरज ढलने को है, आज अमावस है। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि आज की रात इन पहाड़ी की खामोशी को नहीं छेड़ना चाहिए। कल सुबह चले जाइएगा। राघव ने एक फीकी मुस्कान दी। अंधविश्वास और कहानियां पहाड़ों में बस यही सबसे ज्यादा मिलता है। मैं कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। स्कूल की इमारत किसी जमाने में सफेद रही होगी, पर अब वह भूरी और काली पड़ चुकी थी। लोहे का मुख्य गेट जंजीरों से इस कदर जकड़ा था जैसे खूंखार जानवर को बांध रखा गया हो। राघव ने जैसे ही जंजीर को छुआ, उसे लगा लोहा बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। चाबी तो सरपंच ने दी ही नहीं थी, इसलिए राघव ने एक भारी पत्थर उठाया। खटा
जैसे ही ताला टूटा, पूरी पहाड़ी इलाके में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। परिंदे एक साथ चिल्लाते हुए पेड़ों से उड़ गए, जैसे उन्हें किसी ने वहां से भगा दिया हो। उसने अपनी टॉर्च जलाई। राघव जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, बरामदे में पुरानी फटी हुई दरियां बिछी थी, जिन पर धूल की इतनी मोटी परत थी कि राघव के जूतों के निशान किसी गहरे गड्ढे की तरह छप रहे थे। क्लासरूम के अंदर का नजारा किसी टाइम कैप्सूल जैसा था। लकड़ी की बेंच अभी भी अपनी जगह पर सलीके से रखे थे, जैसे कल ही यहाँ क्लास हुई हो, लेकिन खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और मकड़ियों ने कोनों में अपना साम्राज्य बना लिया था। ब्लैक बोर्ड पर अभी भी सफेद चाक से लिखा था जीवन और सत्य, और उसके नीचे कई सारी आकृतियां बनाई थी। ढेर सारे बच्चे जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक घेरे में खड़े थे। अचानक राघव को चाक की गंध आई, वो तीखी सूखी गंध जो स्कूल के दिनों की याद दिलाती है। उसने अपना हाथ ब्लैक बोर्ड के पास ले जाकर देखा। वहां चौक का पाउडर अभी भी जमीन पर गिर रहा था, जैसे किसी ने चंद सेकंड पहले ही वहां से हाथ हटाया हो। कौन है यहाँ? कोई बच्चा है? राघव ने पुकारा। जवाब में सिर्फ उसकी अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि आई। तभी पास के एक कमरे से एक आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी की कुर्सी को फर्श पर बहुत धीरे से घसीट रहा हो। राघव की दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अलमारियों की फाइलें बाहर गिरी पड़ी थी। राघव ने झुककर एक पुराना रजिस्टर उठाया। छात्र उपस्थिति रजिस्टर, अगस्त 2014। उसने पन्ने पलटे। हर नाम के आगे एक नीली स्याही से पी लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह 15 अगस्त के पन्ने पर पहुंचा, उसका कलेजा मुंह में आ गया। 15 अगस्त 2014 के बाद कोई तारीख नहीं थी। वहां नाखून से कुरेद कर कागजों को फाड़ते हुए कुछ लिखा गया था, हमें छुट्टी नहीं मिली। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने खुद को समझाया, ये सब बस दिमाग का वहम है। अकेलेपन और पीहू के गम में मुझे अजीब चीजें दिख रही हैं। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक से गिर गया। उसकी सांसों से भाप बनकर निकलने लगे। खिड़की के बाहर अंधेरा पूरी तरीके से छा चुका था और उस अंधेरे में उसे गांव की तरफ से आती हुई ढोल की धीमी आवाज सुनाई दी। गांव वाले कुछ कर रहे थे, शायद कोई पूजा या कोई डर। राघव वापस जीप की तरफ मुड़ा ही था कि उसे स्कूल गेट के पास एक परछाई दिखी। कौन है वहां? सामने आओ। एक बूढ़ा आदमी रोशनी के घेरे में आया। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जिन्होंने सब कुछ खो दिया हो। उनके हाथ में एक पुरानी पीतल की लालटेन थी, जिसकी बत्ती टिमटिमा रही थी। मैं कैलाश नाथ हूँ, इस बदनसीब स्कूल का आखिरी हेडमास्टर। उसने बहुत ही धीमी और टूटी आवाज में कहा। मास्टर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और गांव वाले स्कूल के बारे में क्यों बातें नहीं करना चाहते? राघव ने हाँफते हुए पूछा। कैलाश नाथ ने एक ठंडी सांस भरी। स्कूल की ढहती हुई दीवार के सहारे बैठ गए। साहब, ये पत्थर नहीं है, ये वो कब्र हैं जिन्हें हमने कभी खोदा ही नहीं। 10 साल पहले इसी अमावस की रात थी। पहाड़ टूट कर गिरा था।
गांव का निचला हिस्सा मलबे में दब गया था। उस रात स्कूल में बच्चों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। 40 मासूम जाने इसी इमारत के अंदर थे। राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। तो वो सब मर गए? नहीं साहब। कैलाशनाथ की आवाज कांपने लगी। वो मरे नहीं थे। जब पहाड़ गिरा तो स्कूल के मुख्य द्वार मलबे से बंद हो गए। हम सब गांव वाले बाहर ही खड़े थे। हम सुन सकते थे बच्चों के चिल्लाने की वो आवाज हम सुन सकते थे। वो दरवाजे पीट रहे थे। मास्टर जी दरवाजा खोलो। पिताजी बाहर निकालो। वो घंटों तक चिल्लाते रहे। कैलाशनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। पर हम बुज़दिल थे। गांव के सरपंच और बड़ों ने कहा कि हम अगर मलबा हटाने गए तो ऊपर का बाकी पहाड़ हम पर गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को बचाने के चक्कर में पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हमने अपनों ही बच्चों को अंदर से बंद रहने दिया। हमने उनकी चीखें सुनी जब वो चिल्लाते रहे, जब तक वो धीरे धीरे शांत नहीं हो गई। और फिर हमने दुनिया से झूठ बोला। हमने कहा कि पहाड़ गिरते ही वो सब तुरंत ही मर गए थे। राघव का शरीर पूरी तरीके से सुन्न पड़ गया। उसे अपनी पीहू की याद आई। उसने भी तो मदद करने के लिए पुकारा था। यहाँ भी वही हुआ था। अपराध बोध की वो गंध राघव को समझ आने लगी। तभी से कैलाशनाथ ने फुसफुसाते हुए कहा, इस गांव में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। उन रूहों ने इस गांव की कोख बांध दी है। वो इंतजार कर रहे हैं अपनी आखिरी हाजिरी का। अचानक स्कूल की वो पुरानी भारी लोहे की घंटी बजने लगी। यह आवाज हवा से नहीं आ रही थी, कोई उसे बजा रहा था। राघव ने देखा स्कूल की टूटी हुई खिड़कियों के अंदर से एक मध्यम नीली रोशनी निकल रही थी। भाग जाइए साहब, आज अमावस है, आज वो बाहर आएंगे। कैलाशनाथ चिल्लाए और अंधेरी में कहीं ओझल हो गए। तभी उसे स्कूल के अंदर से बच्चों के कोरस बोलने की आवाज आई। वही लय, वही सुर जो हर सुबह प्रार्थना में होता था। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। राघव बदहवास होकर स्कूल के अंदर गया। इस बार का नजारा बिल्कुल अलग था। क्लासरूम के बेंचों पर धुंधली आकृतियां बैठी थी। ब्लैक बोर्ड पर चौक खुद ब खुद चल रहा था। एक भारी फटी हुई आवाज गूंजी, हाजिरी का वक्त हो गया है। रोल नंबर 1 आकाश उपस्थित सर। रोल नंबर 2 संजय उपस्थित सर। राघव का दिमाग फटने को था। वह चिल्लाया, ये सब झूठ है, तुम सब मर चुके हो, बाहर निकलो मेरे दिमाग से। तभी आवाज रुकी। सारी धुंधली आकृतियां एक साथ मुड़ी और राघव की तरफ देखने लगी। उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। और फिर उस अदृश्य मास्टर ने वो नाम पुकारा जिसने राघव के रूह के चिथड़े कर दिए। रोल नंबर 41 पीहू। राघव के हाथ से टॉर्च गिर गई। पीहू? नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। वो तो शहर के अस्पताल में। राघव घुटने के बल बैठकर रोने लगा।
यहाँ क्लास कभी खत्म नहीं होती पापा, यहाँ सबको रुकना पड़ता है, अब आपकी बारी है। पीहू की आवाज अचानक से भारी और डरावनी हो गई। पूरा स्कूल कांपने लगा, दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी और उन दरारों में से छोटे छोटे हाथ बाहर निकलने लगे। हजारों मासूम हाथ जो राघव को अपनी तरफ खींच रहे थे, और गांव वाले जो नीचे खड़े होकर ये सब देख रहे थे, उन्होंने अपने कान को बंद कर लिया और फिर वहीं से 10 साल पुरानी चीख सुनाई दी रही थी। पर इस बार उनमें एक नई आवाज शामिल थी, राघव की। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धुंध घाट पर पड़ी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। परिंदे चहक रहे थे, पहाड़ों पर धुंध छट रही थी। सरपंच बद्री प्रसाद अपनी लाठी टेकते हुए स्कूल की तरफ आए। राघव की जीप वहीं खड़ी थी, उसका दरवाजा खुला हुआ था और अंदर राघव का मोबाइल फोन और डायरी रखा हुआ था, पर राघव कहीं नहीं था। सरपंच क्लासरूम के अंदर गए। वहां सन्नाटा था, धूप खिड़की के अंदर से आ रही थी। उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से कुछ नया लिखा गया था। वहां राघव की लिखावट में लिखा हुआ था, आज की हाजिरी पूरी हुई, 41 बच्चे उपस्थित। और उस लाइन के नीचे चौक से एक छोटी सी आकृति बनी थी, एक आदमी जिसने एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़ रखा था। सरपंच ने लंबी सांस भरी और अपनी जेब से एक नया ताला निकाला और गेट पर फिर से जकड़ दिया। उन्होंने मुड़कर गांव वालों की तरफ देखा। साहब वापस शहर चले गए। उन्होंने कहा था कि अब स्कूल कभी नहीं खुलेगा। गांव वाले खामोशी से अपने अपने घर को लौट गए। किसी ने नहीं पूछा कि साहब अपनी जीप और सामान छोड़कर कैसे चले गए। आज भी अगर आप धुंध घाट के उस स्कूल के पास से गुजरे तो आपको हवा में चौक की महक आएगी। राघव अब आजाद था। उसे अपनी बेटी की मौत का गम नहीं था, क्योंकि अब वो उसके पास ही था और उसकी आज़ादी की कीमत थी हमेशा के लिए उस बंद क्लास का हिस्सा बन जाना। धुंध घाट में आज भी कोई बच्चा पैदा नहीं होता, क्योंकि स्कूल अभी भी भरा हुआ है और जब तक क्लास चल रही है नए बच्चों की वहाँ कोई जगह नहीं है। स्कूल बंद था पर क्लास अब भी चल रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए शुभ रात्रि।